कभी सोचा है कि कुछ समाज इतने रस्मा नवाजी के बावजूद एक साथ मजबूती से कैसे खड़े रहते हैं? और कुछ समाज जरा सी चिंगारी से बिखर जाते हैं। बिल्कुल। आज हमारे पास जो दस्तावेज हैं वे इसी सवाल का जवाब तलाशते हैं, और जवाब बड़ा दिलचस्प है। ऐसा लगता है कि एक मजबूत समाज अपने लोगों से 3 बड़े वादे करता है। जी आज हम उन्हीं 3 वादों की गहराई में उतरने वाले हैं। बिल्कुल। और ये कोई किताबी बातें नहीं है, ये समाज को चलाने वाले 3 बुनियादी नियम हैं। पहला वादा है सुरक्षा का। सुरक्षा मतलब आपकी रोजी रोटी महफूज रहेगी। दूसरा वादा है पहचान का, यानी आपके विश्वास, आपके धर्म का सम्मान होगा। और तीसरा वादा है आपकी आवाज का, आपकी अपनी भाषा, आपकी मातृभाषा वो जिंदा रहेगी। तो आज की चर्चा इसी पर है कि जब ये वादे निभाए जाते हैं तो समाज कैसे खिल उठता है, और जब तोड़े जाते हैं तो कैसे बिखर जाता है। तो चलिए पहले वादे से ही शुरू करते हैं। सुरक्षा का वादा। जी, जीविका की सुरक्षा। इसका मतलब तो सीधा सा है, आप किसी की रोजी रोटी छीने उससे पहले ये पक्का कर लें कि उसके पास करने के लिए कोई दूसरा काम हो। ये सुनने में तो बहुत बहुत आसान लगता है, पर असल जिंदगी में हम इसे कितना निभाते हैं, यही सबसे बड़ा सवाल है। इन दस्तावेजों में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है रिक्शा चालकों का। अच्छा। सोचिए उनका काम कितना मुश्किल है। धूप हो, बारिश हो, वो मेहनत करते हैं। अब मान लीजिए कि शहर को आधुनिक बनाने के नाम पर सरकार अचानक रिक्शा पर पाबंदी लगा दे, क्या होगा? हजारों लोग एक झटके में बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन यहाँ एक दलील ये भी दी जा सकती है कि तरक्की के लिए पुराने तौर तरीकों को तो छोड़ना ही पड़ता है ना। बिल्कुल। जैसे जब गाड़ियां आई तो तांगे वाले बेरोजगार हुए, जब कंप्यूटर आए तो टाइपराइटर बनाने वालों का काम बंद हो गया। क्या ये बदलाव का एक जरूरी हिस्सा नहीं है? आपने बहुत सही मुद्दा उठाया। यहाँ बात बदलाव को रोकने की नहीं है, बिल्कुल नहीं। बात है बदलाव को संभालने की। मतलब ये कि तरक्की का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप एक तबके को पूरी तरह से बर्बाद हो जाने के लिए छोड़ दें। अगर उन रिक्शा वालों को कोई दूसरा काम, कोई हुनर नहीं सिखाया गया तो उनके पास 2 ही रास्ते बचेंगे। क्या? या तो वे भूखमरी का शिकार होंगे या फिर जिंदा रहने के लिए अपराध का रास्ता पकड़ेंगे। सही बात है। और दोनों ही सूरतों में समाज का ही नुकसान है। तो ये तरक्की नहीं बल्कि एक सामाजिक संकट को जन्म देना है। और इतिहास तो ऐसी गलतियों से भरा पड़ा है। मुझे मुगल साम्राज्य के पतन के बाद का वो किस्सा याद आ रहा है जिसका जिक्र इन कागजों में है। हाँ, वो जमींदारों वाला। जी। जब जमींदारों की अपनी छोटी छोटी सेनाएं भंग कर दी गईं तो हजारों सैनिक, जैसे राढ़ के वागदी और मेदिनीपुर के चुवाड़, वो रातों रात बेरोजगार हो गए। और उसका नतीजा क्या हुआ? वही जो होना था। ये प्रशिक्षित सैनिक जिनके पास लड़ने के अलावा कोई और हुनर नहीं था, वो डाकू और लुटेरे बन गए। बिल्कुल। उन्होंने पूरे इलाके में दशकों तक अशांति फैलाए रखी। जरा सोचिए, अगर उस वक्त की हुकूमत ने समझदारी दिखाई होती और इन सैनिकों को अपनी फौज या पुलिस में भर्ती कर लिया होता तो क्या होता? न सिर्फ उन लोगों की जिंदगी संवर जाती, बल्कि समाज भी एक बहुत बड़ी तबाही से बच जाता। वाह, मतलब एक नीतिगत भूल का असर पीढ़ियों तक रहता है। बिल्कुल। ये तो मैंने कभी इस नजरिए से सोचा ही नहीं था। मतलब एक नीति सिर्फ एक फैसला नहीं होती, वो समाज का भविष्य तय करती है। जी। ऐसा ही एक और जिक्र भारत के राजे महाराजाओं का है। आजादी के बाद सरकार ने उन्हें भत्ता देना शुरू किया, जो शायद एक अच्छी नीति नहीं थी। लेकिन जब उसे अचानक बंद कर दिया गया, तब क्या हुआ? तब एक मानवीय संकट पैदा हो गया। देखिए, नीति गलत हो सकती है और उसे सुधारना भी चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि सुधारने का तरीका क्या हो। जब भत्ता बंद हुआ तो कई बुजुर्ग राजा महाराजा जो पूरी तरह उसी पर निर्भर थे और जिनके पास कोई और आमदनी नहीं थी, वो सड़क पर आ गए। तो सरकार को क्या करना चाहिए था? सरकार का फर्ज था कि वो बदलाव को धीरे धीरे लागू करती। शायद युवा पीढ़ी का भत्ता बंद कर देती, लेकिन बुजुर्गों का ध्यान रखती। यहाँ बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बल्कि मानवीय सम्मान की है। बिल्कुल। किसी की रोजी रोटी का अधिकार सिर्फ एक आर्थिक अधिकार नहीं, बल्कि उसके सम्मान से जीने का अधिकार भी है। और ये मानवीय सम्मान का विचार सिर्फ किसी के काम धंधे तक ही सीमित नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे भी ज्यादा गहरी और निजी चीज से जुड़ा है। बिल्कुल। किसी का विश्वास, उसका धर्म, और यहीं से हमारे दस्तावेज दूसरे वादे पर आते हैं, पहचान का वादा। बिल्कुल। ये दूसरा सिद्धांत कहता है कि किसी पर भी अपना धर्म बदलने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। लेकिन लोग धर्म बदलते क्यों हैं? देखिए, कोई भी इंसान अपना धर्म आसानी से नहीं छोड़ता।
वो ऐसा तभी करता है जब उसे अपने ही धर्म में कोई गहरी कमी नजर आने लगती है, जैसे छुआछूत, जाति के नाम पर भेदभाव या गरीबों पर अत्याचार। अगर धर्म अपने ही लोगों को सम्मान न दे पाए तो वो बाहर सहारा ढूंढते हैं। और इतिहास में इसका उल्टा भी तो हुआ है। हाँ। कई लोगों को धोखे से या तलवार के जोर पर धर्म बदलने के लिए मजबूर किया गया। और सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि जब वो बेचारे वापस आना चाहते थे तो उनके अपने ही समाज ने दरवाजे बंद कर दिए, उन्हें बहिष्कृत कर दिया। और इससे एक बहुत खतरनाक चक्र शुरू हो गया। जब लोगों को पता था कि एक बार बाहर जाने के बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं है, तो उन्होंने मजबूरी में ही सही नए धर्म को पूरी तरह अपना लिया। मतलब इस कठोरता ने समाज को जोड़ा नहीं बल्कि तोड़ा। बिल्कुल। और इसी संदर्भ में काला चांद की कहानी बहुत कुछ सिखाती है, जो बाद में काला पहाड़ के नाम से जाना गया। हाँ, ये कहानी तो सच में झकझोर देने वाली है। वो काली माँ का कितना बड़ा भक्त था, लेकिन जब हमलावरों ने उसका मंदिर तोड़ा तो पत्थर की मूर्ति अपनी रक्षा नहीं कर सकी। उसका विश्वास टूट गया। धर्म अपनाया, बल्कि वो खुद बंगाल से लेकर उड़ीसा तक मंदिरों को तोड़ने वाला सबसे बड़ा दरिंदा बन गया। ये समझना मुश्किल है कि इतना बड़ा भक्त इतना बड़ा विध्वंसक कैसे बन सकता है। क्योंकि उसका विश्वास टूटा था। वो एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। ये कहानी है कि जब किसी समाज की आस्था पर चोट लगती है और उसे लगता है कि उसका कोई रक्षक नहीं, तो वो कैसे बिखरता है। लेकिन कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा तो अब आता है। जी, जब वो अपनी बहन से मिलता है। हाँ, जब काला पहाड़ अपनी ही बहन को धर्म बदलने के लिए मजबूर करता है तो वो साफ इनकार कर देती है। वो उसे उसके जुल्मों के लिए धिक्कारती है। और बहन के उस साहस और धिक्कार ने उसे अंदर तक हिला दिया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तो इस पूरे संकट से बंगाल के समाज ने क्या सीखा? उन्होंने जो हल निकाला वो तो कमाल का था, मेलबंधन। हाँ, ये क्या था? इसे जरा और आसान भाषा में समझाइए। मेलबंधन उस वक्त का एक अद्भुत सामाजिक आविष्कार था, एक इनोवेशन। समाज के पंडितों और नेताओं ने महसूस किया कि अगर हम जबरदस्ती धर्म से निकाले गए लोगों को वापस नहीं लेंगे तो हमारा समाज खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने एक नया नियम बनाया। जी, उन्होंने तय किया कि जिन लोगों को मजबूरी में धर्म के नियम तोड़ने पड़े, उन्हें समाज से बाहर नहीं किया जाएगा। इसके बजाय उनके अलग अलग समूह बना दिए जाएंगे। अच्छा, जैसे जिन परिवारों की लड़कियों का अपहरण हुआ, उनका एक समूह। जिन्हें जबरदस्ती वर्जित मांस खिलाया गया, उनका दूसरा समूह। और ये समूह आपस में शादी ब्याह कर सकते थे। वाह, मतलब समाज ने टूटने की जगह खुद को संभालने के लिए एक नया तरीका खोज निकाला। उन्होंने कठोर नियमों की जगह लचीलेपन को चुना। बिल्कुल, ये समाज का एक कमाल का जुगाड़ था। एक तरह से उन्होंने मान लिया कि जिंदगी हमेशा सीधी सपाट नहीं होती, उसमें मुश्किलें आती हैं और समाज को उन मुश्किलों के हिसाब से खुद को ढालना पड़ता है। ये दिखाता है कि किसी भी धर्म या समाज को शीशे की तरह नाजुक नहीं होना चाहिए। सही बात है। उसे एक हल्की सी चोट से बिखर नहीं जाना चाहिए। उसे लचीला, तर्क पर आधारित और सबसे बढ़कर क्षमाशील होना चाहिए। समाज को जोड़ने की ये कोशिश ही उसकी असली ताकत थी। और जोड़ने की ये बात सिर्फ धर्म तक ही सीमित नहीं है। एक और चीज है जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है, उनकी पहचान बनाती है, और वो है उनकी भाषा। बिल्कुल। यहीं से हम तीसरे और आखिरी वादे पर आते हैं, आवाज का वादा। यानी किसी की मातृभाषा को दबाया नहीं जाएगा। और ये शायद सबसे भावनात्मक मुद्दा है। इन दस्तावेजों में कहा गया है कि मातृभाषा को दबाना प्राण धर्म की हत्या करने जैसा है। प्राण धर्म की हत्या? हाँ। क्यों? क्योंकि इंसान अपने दिल की बात, अपने सपने, अपनी रचनात्मकता सबसे अच्छी तरह अपनी ही भाषा में व्यक्त कर सकता है। ये सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं है, ये हमारी पहचान का हिस्सा है। इसका सबसे बड़ा और दुखद उदाहरण तो हमारे पड़ोस में ही है, बांग्लादेश का जन्म। जी, अविभाजित पाकिस्तान में 60% से ज्यादा लोग बांग्ला बोलते थे, लेकिन उन पर राष्ट्रभाषा के तौर पर उर्दू थोप दी गई। और ये एक ऐतिहासिक भूल थी। बहुत बड़ी भूल। उन्होंने लोगों की पहचान के सबसे बुनियादी हिस्से पर हमला किया। इसका नतीजा क्या हुआ? एक भयानक विद्रोह। लाखों लोगों की जान गई और एक नए देश का जन्म हुआ। उस वक्त का एक गीत भी था, है ना? हाँ, ओरा आमार मुखेर भाषा केड़े नीते चाय, जिसका मतलब है वे हमारे मुंह की भाषा छीन लेना चाहते हैं। ये गीत पूरे आंदोलन की आवाज बन गया था। ये दिखाता है कि लोग अपनी भाषा के लिए जान दे सकते हैं। और ये तनाव तो हम भारत में भी देखते हैं। जब हिंदी को उन राज्यों पर थोपने की कोशिश होती है जहां ये नहीं बोली जाती, तो एक तरह का मनमुटाव पैदा होता है। बिल्कुल। यहाँ तक कि बिहार जैसे हिंदी भाषी राज्य में भी हिंदी के दबाव में
भोजपुरी, मैथिली और अंगिका जैसी स्थानीय भाषाएं धीरे धीरे दम तोड़ रही हैं। तो इसका हल क्या है? यहीं पर स्विट्जरलैंड का मॉडल एक बहुत ही प्रगतिशील रास्ता दिखाता है। स्विट्जरलैंड का मॉडल? जी, वहाँ सबसे ज्यादा लोग जर्मन बोलते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी ताकत के दम पर जर्मन को अकेली राष्ट्रभाषा नहीं बनाया, बल्कि जर्मन, फ्रेंच, इतालवी और रोमन इन चारों भाषाओं को बराबर का दर्जा दिया गया है। लेकिन स्विट्जरलैंड तो एक छोटा सा देश है। क्या ये मॉडल भारत जैसे विशाल और सैकड़ों भाषाओं वाले देश में काम कर सकता है? ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या ये व्यावहारिक है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। शायद हूबहू वही मॉडल काम न करे, लेकिन उसके पीछे की जो भावना है वो जरूरी है। और वो भावना क्या है? भावना ये है कि बहुमत अपनी इच्छा को अल्पमत पर थोपे नहीं, बल्कि सबकी पहचान का सम्मान करे। रास्ता ये नहीं है कि एक भाषा को खत्म करके दूसरी को बढ़ाया जाए। तो रास्ता क्या है? रास्ता ये है कि हर बच्चे को कम से कम 3 भाषाएं सिखाई जाएं। उसकी मातृभाषा, राष्ट्र की संपर्क भाषा जैसे हिंदी या अंग्रेजी, और एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा। जब आप किसी की भाषा का सम्मान करते हैं तो आप दरअसल उस पूरे समुदाय के मनोविज्ञान का, उसके आत्मसम्मान का सम्मान करते हैं। आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो तस्वीर ये बनती है कि एक स्वस्थ समाज 3 स्तंभों पर खड़ा होता है। जी, जीविका की सुरक्षा, आस्था और धर्म की आजादी, और अपनी मातृभाषा का सम्मान। ये तीनों वादे मिलकर ही समाज को जोड़ते हैं। और इन तीनों को जोड़ने वाली एक चीज है नेतृत्व की समझदारी। इन दस्तावेजों में एक संयुक्त परिवार का बहुत सुंदर उदाहरण है। अच्छा? अगर परिवार का मुखिया सिर्फ बहुमत की सुनेगा, यानी अगर 5 भाइयों में से 3 जो कहें वही होगा, तो वो परिवार टूट जाएगा। सही बात है। एक अच्छे मुखिया का काम हर एक भाई बहन के हितों की रक्षा करना होता है, चाहे वो बहुमत में हो या अल्पमत में। देश भी एक बड़ा परिवार ही है। लेकिन क्या सिर्फ नेतृत्व की समझदारी काफी है? जनता की जागरूकता की भी तो कोई भूमिका होती होगी। बिल्कुल, और इसका एक दुखद उदाहरण मैथिली भाषा के आंदोलन का मिलता है। जब मैथिली को स्कूलों से हटाया जा रहा था तो बहुत बड़ा आंदोलन नहीं हुआ। लोग चुप रहे। हाँ, लोग अपनी भाषा की इस दमन के प्रति उतने जागरूक नहीं थे। लेकिन उन्हीं लोगों में ये अंधविश्वास बहुत गहरा था कि काशी में मरने से मोक्ष मिलता है। लेखक यहाँ ये सवाल उठाते हैं कि जो समाज अपनी भाषा, अपनी पहचान के दमन पर चुप रह जाए, क्या वो सच में प्रगति कर सकता है? किसी भी बड़े बदलाव के लिए जनता का जागरूक होना पहली शर्त है। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जी, ये स्रोत हमें सिखाते हैं कि एकता के लिए, समाज को जोड़ने के लिए हर भावना, हर पहचान का सम्मान करना कितना जरूरी है। पर आज की दुनिया को देखिए, जहां विचार इतने बटे हुए हैं, जहां हर कोई अपनी बात को ही सही मानता है। तो ऐसे में एक समाज प्रगति और तर्क के रास्ते पर आगे बढ़ने की जरूरत, और लोगों की परंपराओं और भावनाओं का सम्मान करने के बीच संतुलन कैसे बना सकता है? वो रेखा कहाँ खींची जानी चाहिए? ये सवाल आज पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है।